हाय एवरीवन। सो अभी मेरे कमेंट सेक्शन में एक बच्चे अर्पित ने कमेंट किया था कि वो अभी अपने फर्स्ट ड्रॉप ईयर में है एंड वो कॉन्स्टेंटली मेहनत कर रहा है, बट स्टिल उसके मार्क्स जो है AIATS में सम 450 से 450 की रेंज में है और वो रिविज़न भी कर रहा है, वो टेस्ट भी दे रहा है, वो क्वेश्चंस भी लगा रहा है, बट स्टिल उसके मार्क्स इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं। तो उसे क्या करना चाहिए, राइट? सो बेटा देखो, ऐसा नहीं होगा कि अगर आप हर चीज़ सही कर रहे हो तो भी चीज़ें गलत हो रही हैं। नहीं, आप कुछ मिस कर रहे होंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं, हम रिवर्स ऑर्डर में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं टेस्ट से, ठीक है। तो जब भी आप टेस्ट देते हो ना, तो सिर्फ टेस्ट में बैठना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। जितना वो 3 घंटे 20 मिनट इम्पॉर्टेंट होते हैं जब आप टेस्ट देते हो, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है घर आके आपने उस टेस्ट को कैसे एनालाइज किया और कैसे नहीं किया, ठीक है। आप टेस्ट दे के आ रहे हो पर फिर आप खुद बैठ के उस टेस्ट पेपर पे टाइम इन्वेस्ट कर ही नहीं रहे हो कि आपसे क्या गलती हुई, क्यों गलती हुई, तो फिर बेटा कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो नेक्स्ट टाइम से, या अभी भी आपके पास अगर टाइम है तो आप क्या करो, अपने टेस्ट पेपर्स उठाओ, है ना। आप दो केस सिनारियो हमारे पास है। आपके पुराने टेस्ट पेपर ही उठा के देखो, या आप नया अभी कोई टेस्ट रिसेंटली अटेम्प्ट करके आए हो तो आप उसे उठाओ। अब आप क्या देखोगे, आप सबसे पहले अपनी मिस्टेक्स मार्क करो। हम आज से शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो अब आप उसमें देखो आपकी क्या मिस्टेक थी, अब आप उसको क्लासिफाई करो, ठीक है। क्लासिफाई कैसे करोगे आप, कि ये स्ट्रेट अवे कोई ऐसा क्वेश्चन था जो NCERT में डायरेक्टली दिया था पर स्टिल मैंने गलत कर दिया, या ये कोई कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन का क्वेश्चन था, या ये कोई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था डायरेक्टली जो मुझे याद नहीं है, या फिर ये कोई ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। तो और या फिर ये इररेलेवेंट क्वेश्चन है। तो इररेलेवेंट है या नहीं ये आप नहीं डिसाइड कर पाओगे, राइट। सो वो आपकी कैटेगरी नहीं है। अब अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो स्ट्रेट अवे NCERT से है, सो बेटा बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करो, तुरंत जाओ NCERT में, जहाँ पे भी वो लाइन है, जो चैप्टर है उससे रिलेटेड उसी में होगा, है ना। और अगर आपने पढ़ा है तो आपको आइडिया भी होगा कि वो पार्ट कहाँ से आया है। वहाँ पे तुरंत उसे मार्क कर लो, उसे हाईलाइट कर लो, ठीक है, ताकि नेक्स्ट टेस्ट में इससे रिलेटेड तो कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है। ये पहला आपने कब कर लिया, जब आपसे कुछ स्ट्रेट अवे NCERT से गलत हो गया है, राइट। दूसरा, अगर आपने कोई कॉन्सेप्ट रिलेटेड मिस्टेक करी है तो तुरंत जाओ कॉन्सेप्ट को देखो कि क्या अप्लाई करना चाहिए था और आपने क्या ऐसा कर दिया कि आपका गलत हो रहा है, ठीक है। उस कॉन्सेप्ट पे स्टार मार्क्स लगा लो कि हाँ, सिंस इस कॉन्सेप्ट से आपने एक बार क्वेश्चन गलत कर दिया है तो आपको इसे रिवाइज करना है, ठीक है। फिर तीसरी टाइप की मिस्टेक क्या हो सकती है कि ट्रिकी क्वेश्चन था, ठीक है। ट्रिकी क्वेश्चन था तो उसको आप क्या करो, उस क्वेश्चन को वो कर लो, क्या कर लो, या तो आप फ़ोटो खींच के ले सकते हो। फ़ोटो खींच के PDF बनाना आई थिंक ज़्यादा ईजी है। फ़ोटो खींचो, PDF सॉल्यूशन के साथ PDF बना लो, ठीक है। और क्या मिस्टेक हो सकती है, सिली मिस्टेक। सिली मिस्टेक किसे कहते हैं बेटा, क्वेश्चन में आपने क्वेश्चन गलत रीड कर लिया कि एक्सेप्ट पूछा था, आपने एक्सेप्ट वर्ड नहीं पढ़ा ढंग से, ट्रू पूछा था, फॉल्स पूछा था, पर आपने उल्टा मार्क कर दिया, है ना। ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट वाला जो क्वेश्चन होता है जनरली वो गलत होता है। मैच द फॉलोइंग गलत हो गया, गलती से आपने एक ही ऑप्शन पढ़ा, बाकी ऑप्शंस पढ़े ही नहीं, है ना। ये सिली मिस्टेक्स में आते हैं। कभी भी आपको कितना भी कॉन्फिडेंस हो कि आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपको लग गया कि हाँ पहला ही वाला आंसर होगा, आपको कितना भी कॉन्फिडेंस हो उस पर, आपको एक बार चारों ऑप्शन रीड कर लेने चाहिए बेटा। क्या पता सेकंड वाला ज़्यादा ज़्यादा सही ऑप्शन हो, यू नेवर नो, ठीक है। कभी कभी होता है कि 4 ऑप्शन में से 2 सही होते हैं और ज़्यादा सही चूज़ करना होता है, या 4 में से, है ना, चारों गलत होते हैं, हमें कम गलत चूज़ करना होता है। सो हरी में नहीं करना है, कोई भी काम जल्दी में नहीं करना है। अब इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हो, नहीं, वो प्रैक्टिस से आता है, वो मैं आपको भी बताऊंगी कैसे करना है आगे वीडियो में। पर आप सबसे पहले बहुत ज़रूरी है, आप मॉक टेस्ट दे के आए हो तो एनालिसिस पे टाइम इन्वेस्ट करो। प्रॉब्लम्स को, जो आपसे गलतियाँ हुई हैं उन्हें कैटेगराइज कर लिया, जो मार्क करना था मार्क कर दिया, जो कॉन्सेप्ट रिवाइज करने थे वो आपने रिवाइज कर लिए, जो सिली मिस्टेक्स थी उसके लिए आप डायरी बनाओगे। आप डायरी में लिखोगे कि मैंने लास्ट टाइम टेस्ट में सारे ऑप्शंस रीड नहीं किए थे, ये गलती हुई थी मुझसे, या मैंने लास्ट टाइम टेस्ट में जो है वो कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी, तो अब मैं नेक्स्ट टाइम एडिशन सब्ट्रैक्शन जैसी मिस्टेक होती है बेटा, सिली मिस्टेक, जिसको आप सिली मिस्टेक कहते हो, मेरे से भी हुई थी, ठीक है।
वो लिख लोगे आप। या आप क्या लिख लोगे कि आपने बहुत जल्दी जल्दी में सॉल्व किया था, तो आप जो है वो स्टेटमेंट रीड करना में गलती कर दी थी। जो भी आपसे जिस भी टाइप की गलती हो रही है उसे आप अपनी डायरी में मेंशन कर दो, ठीक है। अब नेक्स्ट टेस्ट, अगर आपका फुल सिलेबस टेस्ट ही है तो आपको ये सारी चीज़ें तो बेटा देख के जानी है, और इनके आसपास जो चंगू मंगू कॉन्सेप्ट है वो भी देख के जानी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब मान लो कि एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का कोई क्वेश्चन आया था, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है या एनाटमी ऑफ प्लांट्स, जो भी चैप्टर है, ठीक है, एनाटमी मॉर्फोलॉजी, ठीक है। अगर ऐसा था कि मॉर्फोलॉजी में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो आपसे अगर किसी एक चीज़ का एग्जाम्पल अगर गलत हो गया है तो अब ऐसा नहीं है कि आप वेट करोगे कि नेक्स्ट टाइम कोई और एग्जाम्पल गलत हो जाए तो आप इस चैप्टर को रिवाइज करोगे, नहीं। आपने अगर एग्जाम्पल गलत कर दिया है तो अब आप ऑन द स्पॉट सारे एग्जाम्पल रिवाइज कर लो। अगर आपको बार बार भूल रहा है तो आप पेपर में लिख के दीवार के सामने चिपका लो, पर अब इस चैप्टर से तो गलत नहीं होना चाहिए। सेम गोज फॉर अगर कोई कॉन्सेप्ट आपका गलत हुआ है फिजिक्स में, है ना, तो अब वो दोबारा एटलीस्ट वो कॉन्सेप्ट तो नहीं गलत होना चाहिए, ठीक है। और केमिस्ट्री में भी सेम गोज कि अगर कुछ जिस चैप्टर का गलत हुआ है उस चैप्टर से अब कुछ गलत नहीं होना चाहिए। सो ये हो गया आपका टेस्ट को एनालाइज करने का तरीका। एंड बेटा प्लीज़ डू इन्वेस्ट टाइम इन दिस, ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ टेस्ट में जाना, टेस्ट में बैठना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सिर्फ ऐसा नहीं कि टेस्ट में नहीं जाओगे तो काम चल जाएगा। मैं ये नहीं कह रही कि टेस्ट में बैठना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, मैं ये कह रही हूँ सिर्फ टेस्ट में बैठना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। अगर आप टेस्ट को एनालाइज ही नहीं कर रहे हो घर आके, तो जैसे ही आपके हाथ में सॉल्यूशन कॉपी आ जाती है, जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाता है, बेटा डू गिव इट अ एनालिसिस, यू नो, खुद से बैठो, समझो कि क्यों गलत कर दिया मैंने। पहले जब तक नहीं समझोगे, जब तक ये जो 4-5 पॉइंट मैंने मेंशन करे हैं वो करोगे नहीं सही होने वाला आपका टेस्ट वाला काम। नेक्स्ट आपका क्या कह रहे हो कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो। देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का ना क्या तरीका होता है, बच्चे कैसे प्रैक्टिस करते हैं। मेरा भाई भी छोटा है ना, तो वो करता है, तो मैं उसे यही समझाती हूँ। वो ईगो पे ले लेता है क्वेश्चन कि जब तक इसका आंसर नहीं आ जाएगा टाइम वेस्ट करता रहूँगा। नहीं, ये सही तरीका नहीं होता है। आपको एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन को करने के लिए कितने मिनट मिलेंगे? लेट्स सपोज हमें 1 मिनट मिलता है एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन को करने के लिए फिज़िक्स का, तो आपको कोशिश करनी है घर पे कि आप क्वेश्चन को एटलीस्ट, यू नो, अगर आपका ऑलरेडी किया हुआ क्वेश्चन है तो आप एटलीस्ट उसे 50 सेकेंड्स पे कर लो। ये मैं रफ एस्टिमेट दे रही हूँ, आप कैलकुलेट कर लेना आपको एग्ज़ाम में कितना टाइम मिलता है, ठीक है। अपनी आंखों के सामने टाइमर लगाओ, है ना। क्वेश्चंस जब भी प्रैक्टिस करने बैठ रहे हो तो एक्टिव प्रैक्टिस करो। एक्टिव प्रैक्टिस क्या होती है? आप टाइमर लगा के बैठे हो, अब आपके पास 30 मिनट्स है, आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब इसमें क्वेश्चन आता जा रहा है, सॉल्व करते जाओ, नहीं आ रहा है छोड़ो, आगे बढ़ो, जो टाइम बचा है उसमें जो नहीं आया उस पर सॉल्व करो। ये एक्टिव प्रैक्टिस होती है, इससे आपका माइंड ट्रेन होता है कि हाँ मुझे इस तरह से सॉल्व करना है। ये तब होता है जब आप रिवाइज कर रहे हो क्वेश्चंस को। जब आप पहली बार क्वेश्चन कर रहे हो तो ठीक है, आप एक की जगह 3 मिनट दे दो, डिपेंडिंग ऑन द डिफिकल्टी ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। 2 मिनट दे दो, 3 मिनट दे दो, पर उससे ज़्यादा मत दो। कोई मतलब नहीं है ना बेटा, क्योंकि एग्जाम में तो आपको 1 ही मिनट मिलने वाला है ना। तो इसलिए जितना, अगर पहली बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो 3 मिनट दे दो, पर अगर आपने ऑलरेडी किया हुआ है तो 1 मिनट से ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, है ना। उसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन रिवाइज करने का तरीका ये हो गया, फिजिक्स हो गया या केमिस्ट्री हो गया। बायो आप कैसे रिवाइज करते हो? पैसिवली चैप्टर रीड कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है बेटा, कोई भी मतलब नहीं है ऐसे करने का। अगर आप एक लाइन पढ़ रहे हो बायो की ना, तो आप सोचो इससे मुझसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। खुद क्वेश्चन बना लो, खुद आपको जो लगता है कि हाँ ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, तो उसे मार्क कर दो, उसे हाईलाइट कर दो कि हाँ ये आ सकता है क्वेश्चन में, है ना। ठीक है, आप नहीं बना सकते हो खुद से, तो आप जब भी कोई चैप्टर रीड करो उससे पहले प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लो, या कोई क्वेश्चन की कुछ भी हो आपके पास जो उसे सॉल्व कर लो, 30-40 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, उसके बाद रिवाइज करने बैठो। उस चैप्टर से रिलेटेड सॉल्व कर लिया, अब रिवाइज करने बैठ जाओ। तो एक्टिव लर्निंग करोगे आप, है ना। कुछ गलत करोगे तो जब वहाँ पे मार्क रहेगा, है ना, जैसे अभी मैंने बताया जब कि आपका टेस्ट में जो क्वेश्चन गलत रहेगा आप उसे मार्क करे रहोगे, तो जब आप उसे देखोगे तो आपको याद रहेगा, ओ इससे रिलेटेड मुझे गलत हो गया था, तो अब नेक्स्ट टेस्ट में मुझे ध्यान देना है। तो दिस इज़ द वे यू डू एक्टिव लर्निंग, है। और कोशिश करनी चाहिए कि जो भी लिखा है ना, अगर आपने कई बार रीडिंग मार ली है तो एक बार कोशिश करो कि आप बिना उसे देखे खुद से बोलने की कोशिश करो कि मैंने पढ़ा क्या है, ठीक है।
ये रिविजन का तरीका हो गया, है ना। पैसिव रिविजन से बेटा कुछ नहीं होगा, बीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बीट इनऑर्गेनिक एंड बीट बायो। पैसिव रिविजन से कुछ नहीं होगा, यू हैव टू बी एक्टिवली इन्वॉल्व इन द रिविजन, है ना। पेज रीड करने से रिविजन नहीं होता है ना। एक एक लाइन पढ़ो, एक एक लाइन से क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट करो, तब रिविजन आपका ढंग से होगा, क्योंकि तब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना तो एकदम से आपको क्लिक करेगा कि अरे ये तो मैंने पढ़ा था, समझे। फिर बात करिए आपने, क्वेश्चंस भी हो गए, टेस्ट भी हो गया एंड रिवीजन भी हो गया। समझ में आ रहा है ना कैसे करना है चीज़ें बेटा। और खुद से टाइम टेबल बनाओ। जैसे कुछ लोगों को कुछ चीज़ें ज़्यादा टफ लगती हैं, तो मैं जो चीज़ें मुझे ज़्यादा टफ लगती थी ना, मैं हमेशा 1357 स्ट्रैटेजी फॉलो करती हूँ। व्हाट इज़ 1357? कोई टॉपिक तुमने आज पढ़ा, ठीक है, अब तुम्हें ये लगा कि हाँ ये मुझे याद रहेगा कुछ दिन तक, तो मैं स्किप कर दूँगी, आज इसे मैं दोबारा नहीं पढ़ूँगी। मुझे लग रहा है कि पर हाँ इतना भी ईजी नहीं है मेरे लिए, तो मैं इसे 3rd डे फिर से रिवाइज़ कर लूँगी। पर हाँ मुझे लग रहा है कि नहीं लंबा चल जाएगा, तो मैं 5th डे रिवाइज़ कर लूँगी। मुझे लगता है और लंबा चल जाएगा, तो मैं 7th डे रिवाइज़ कर लूँगी। पर अगर कोई डिफ़िकल्ट टॉपिक है तो मैं उसे 1357 पे रिवाइज़ करूँगी। मतलब मैंने आज पढ़ा है, अब मैं आज की डेट है, आज बच्चों मान लो कितनी डेट है, आज 11th है, तो अब मैं उसमें 11 में 3 डेज़ ऐड कर दूँ, 14 को रिवाइज़ कर लूँगी। फिर अब 14 में 5 डेज़ ऐड कर लूँ, 19 को रिवाइज़ कर लूँगी। 19 में फिर अब 7 डेज़ ऐड कर लूँ। ऐसे करके रिविज़न करो जो डिफ़िकल्ट आपको लगता है ना। कुछ फैक्ट बेस्ड चीज़ें हैं तो उसे दीवार के सामने चिपका लो, उठते ही कुछ नहीं करना, एक बार दीवार पे नज़र मार लेनी है। मैंने भी करा था, मेरी दीवार भर गई थी, पर चीज़ें बहुत याद हो जाती हैं इससे, ठीक है। और बेटा परेशान नहीं होना है कि नंबर नहीं आ रहे। परेशान होगे तो नंबर तब भी नहीं आएंगे। कभी कभी क्या होता है, हम स्ट्रेस में गलत कर देते हैं चीज़ें, हम आती हुई चीज़ें गलत कर देते हैं। तो इसीलिए खुद को जितना शांत कर सकते हो ना उतना शांत करो। हर समय यही सोचो कि जो तुम टेस्ट को सही करने के लिए कर सकते हो तुम वो सब करोगे। जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं ना, ज़रूरत पड़े तो पेपर में लिख के चिपका लो। नेक्स्ट टाइम अभी तक जितने भी टेस्ट हो चुके हैं ना, 2-2, 3-3 दिन के गैप पे एक टेस्ट तुम आज एनालाइज कर लो, उससे रिलेटेड तुमने रिविजन कर लिया। अब अगर चैप्टर पूरा रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ी तो एक दिन और ले लो, फिर दूसरे दिन पुराना कोई और टेस्ट पेपर एनालाइज करो एनालाइज, देखो तुम क्या मिस्टेक करते हो, और कोशिश करो नेक्स्ट टेस्ट में वो रिपीट ना हो। अब तक जो हो गया है उस पर परेशान होने से अच्छा है आगे जो है उसे बचाओ, ठीक है। क्योंकि अब जो हो चुका है तुम वैसे भी उसे कुछ नहीं कर सकते हो, है ना बेटा। पर अभी भी बहुत टाइम है कि तुम अपनी ये सारी मिस्टेक को रिड्यूस करके अपने मार्क्स इंक्रीज कर सकते हो। तो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन यही है। मैंने तो अपने टाइम पे यही किया था एंड इट रियली हेल्प्स, ठीक है। अगर आप करोगे तो होगा, ठीक है, पर करो, है ना। ये नहीं कि आप अभी मेरी वीडियो देख ली, आप जाके 10 और वीडियो सेम देख रहे हैं सेम टॉपिक पर काम नहीं करेंगे, क्योंकि काम करने में मेहनत लगेगी तो टाइम वेस्ट होगा। अगर आपने अभी मेरे से सॉल्यूशन सुन लिया तो अब इसे अप्लाई करो जाके, और इसे सिंसियरली अप्लाई करो, ठीक है बेटा। ऑल द वेरी, और कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए, बाय।